आप लोगों ने महिला के स्त्री धन के बारे में तो जरूर सुना होगा। हाँ दोस्तों, किसी भी महिला की शादी के समय महिला के माता पिता, परिवार के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, मिलने जुलने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरीके की धन राशि, रुपया, पैसा, सामान, सोने चांदी के जेवरात, कोई भी सामान अगर दिया जाता है तो वह स्त्री धन कहलाता है। यहां तक कि ससुराल पक्ष यानी लड़के पक्ष के लोगों के द्वारा अगर किसी तरीके की कोई धनराशि, जेवरात वगैरह या कोई सामान दिया गया है तो वह भी उस महिला का स्त्री धन कहलाता है, जिसको वह वापस लेने के लिए मांग कर सकती है कानून के तहत। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो मुकदमा होता है उसमें भी स्त्री धन की मांग की जा सकती है। और अगर स्त्री धन वापस नहीं देते ससुराल वाले तो आपराधिक मुकदमा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी दाखिल कराया जा सकता है ससुराल वालों के विरुद्ध। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी स्त्री धन की मांग की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, कोई ऐसा सामान या तोहफा या गिफ्ट जो कि शादी के समय महिला के पति को दिया गया है, हाँ दोस्तों, हस्बैंड को अगर कोई उपहार दिया गया है शादी में लड़की पक्ष की ओर से, तो क्या महिला तलाक के बाद उस उपहार की मांग भी कर सकती है जो उसके पति को दिया गया है? इसी तरीके का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हालांकि यह मामला मुस्लिम लॉ से संबंधित था और अभी 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बहुत ही अहम फैसला दिया। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके का फैसला दिया गया। साथियों, इस मामले के फैक्ट में बहुत ही ब्रीफ में आपको बता दूं कि एक महिला के द्वारा, मुस्लिम महिला के द्वारा तलाक के बाद अपने पति के विरुद्ध सेक्शन 3 जो मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 उसके तहत एक मुकदमा दाखिल किया जाता है और उस मुकदमे में मांग की जाती है 17.67 लाख रुपए, 30 बोरी सोना, 7 लाख कैश, तमाम रुपया जो कि शादी के समय एक रजिस्टर जो बनता है जिसमें कि व्यवहार लिखा जाता है, उस रजिस्टर में ये सारी चीजें दर्ज थी कि उसके पति और ससुराल वालों को दी गई। उन सब की रिकवरी के लिए मुकदमा दाखिल किया जाता है, उनकी मांग की जाती है। ये कहा जाता है कि यह उसके पति को दिया गया था शादी के समय। इसमें क्या होता है कि यह मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। कलकत्ता हाई कोर्ट का मामला था, लोअर कोर्ट से उसको कोई रिलीफ नहीं मिलती। कलकत्ता हाई कोर्ट मामला पहुंचता है। कलकत्ता हाई कोर्ट इस मामले को खारिज कर देते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के खारिज ऑर्डर के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। तो देखते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। साथियों, जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, रोशन आरा बेगम वर्सेज एस के सलाहुद्दीन, केस की पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस संजय करोल, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी और अभी 2 दिसंबर को इसमें आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा इस मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के द्वारा कहा जाता है कि साफ तौर पर हाई कोर्ट ने जिस बात पर ध्यान नहीं दिया वह उस कार्यवाही का आखिरी नतीजा था जिसमें पिता का वह बयान दिया गया। वह कार्यवाही आईपीसी की धारा 498 से जुड़ी थी और अपील करने वाले के पिता के इतने सीधे बयान के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने मामले को अपने हाथ में लेते हुए रिस्पोंडेंट को बरी कर दिया। तो हमारी राय में यह नहीं कहा जा सकता कि उस बयान की सबूतों की वैल्यू मैरिज रजिस्ट्रार के बयान के बराबर या उससे ज्यादा है। यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने कहा वो 498 ए के बयानों का जिक्र किया, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट ने बरी किया था 498 ए में, उसको यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 498 ए का मामला अलग था, सामान की रिकवरी का मामला अलग है। सामान की रिकवरी के संबंध में मैरिज रजिस्टर में जो बातें लिखी हुई हैं वो बातें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, 1986 एक्ट की धारा 3 का मतलब बताते हुए कोर्ट ने कहा कि शादी के समय दी गई प्रॉपर्टी, जैसा कि 1986 की धारा 31D के तहत सोचा गया, तलाकशुदा महिला के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है और कोर्ट को ऐसा मतलब निकालना चाहिए जो इस सुरक्षा के इरादे को पूरा करे। हाँ दोस्तों, कोर्ट ने साफ कहा
कि 1986 का जो मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम है, उसकी धारा 3 के तहत जो शादी के समय दिए गए सामान की मांग की जाती है, वो सामान भले उसके ससुराल वालों को दिया गया हो, वो महिला की सुरक्षा के लिए है। कोर्ट को इस नजरिए से सोचना चाहिए। धारा 3(1)(d) के अनुसार एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला शादी से पहले या शादी के समय या शादी के बाद उसके रिश्तेदारों या दोस्तों या पति और पति के किसी रिश्तेदार, उसके दोस्तों द्वारा दी गई सभी प्रॉपर्टी की हकदार है। समझिए, चाहे इस पक्ष के लोग दें या उनके मिलने-जुलने वाले रिश्तेदार दें, चाहे दूसरे पक्ष के लोग दें या उनके मिलने-जुलने वाले रिश्तेदार दें, उसकी भी वो हकदार है। कोर्ट ने कहा कि धारा मेहर, महज और या शादी के समय महिला को दी गई दूसरी प्रॉपर्टी से जुड़ा है, जिससे महिला के लिए ऊपर कही गई स्थितियों में अपने पति के खिलाफ दावा करने या अपने पति से दी गई प्रॉपर्टी वापस लेने का रास्ता साफ हो जाता है। जैसा भी मामला हो, कोर्ट ने आगे कहा कि इस नियम का मतलब संविधान के आर्टिकल 21 के तहत महिला को मिले सम्मान और आजादी के अधिकार के हिसाब से निकालना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत जो महिला को सम्मान मिला है, आजादी के अधिकार के हिसाब से उस धारा का अर्थ निकालना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। कोर्ट ने दोस्तों आगे कहा कि भारत का संविधान सभी के लिए एक उम्मीद यानी बराबरी तय करता है, जो जाहिर है अभी तक हासिल नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा कि बराबरी की बात करता है आर्टिकल 21, जो जाहिर है कि अभी तक हासिल नहीं हुई। इस मकसद को पूरा करने के लिए कोर्ट को अपनी सोच को सोशल जस्टिस के आधार पर रखना चाहिए। इस तरीके की तमाम महत्वपूर्ण बातें करते हुए अपील को मंजूर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और पति को आदेश दिया कि वह रकम सीधे पत्नी के बैंक अकाउंट में जमा कर दे, जिसका पालन न करने पर 9% सालाना ब्याज लगेगा दोस्तों। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर पति को कोई पैसा, धनराशि कुछ भी दिया गया है शादी के समय, तो तलाक के बाद महिला उसकी भी मांग कर सकती है। सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी की मांग नहीं कर सकती, बल्कि ससुराल पक्ष के लोगों को दी गई प्रॉपर्टी की भी मांग कर सकती है। यह थी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल एवेयरनेस।